Hello and welcome to Vertex Upbeat Academy. I am Shruti and today we'll discuss Indian economy on the eve of independence. तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट है थोड़ा, तो you have to understand it in a kind of story way. So I'll try making you understand in a quite easier way so that एग्जाम में आपको याद रहे, कुछ चीज़ें स्टक रहे आपके दिमाग में और आप लिख सको. So let's start. इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. चैप्टर के नाम से थोड़ा तो गेस कर पा रहे होगे आप कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, कि इंडियन इकोनॉमी इंडिपेंडेंस के टाइम पे उसका क्या हाल था. इन शॉर्ट अंग्रेज हमें किस तरह से हमारी इकोनॉमी को बर्बाद करके गए थे, एक्सप्लॉइट करके गए थे, वही हम पढ़ने वाले. तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉलोनियल रूल. कॉलोनियल रूल क्या होता है पहले हम वो समझेंगे. तो पहले हम उसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखते हैं. It refers to a system between two countries under which one country being the ruler and other being the colony, and the ruling country determines the economic policy of the colony. इसका मतलब हुआ कि इसमें दो कंट्रीज होती हैं जिसमें एक कंट्री रूलिंग कंट्री होती है और दूसरी कंट्री उसकी कॉलोनी होती है. मतलब कि एक कंट्री यानी कि कंट्री ए इज द रूलिंग कंट्री, कंट्री बी उसकी कॉलोनी है, यानी कि ये उसे इस कॉलोनी पर रूल कर रही है और जो रूलिंग कंट्री है वो इस कंट्री की यानी कि अपने कॉलोनी की सारे इकोनॉमिक पॉलिसीज डिसाइड करती है. तो आप समझ सकते हैं कि कॉलोनियल रूल कितना खतरनाक साबित हुआ होगा, क्योंकि इंडिया की जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो ब्रिटेन के हाथ में थी. ब्रिटेन यहाँ पे रूलिंग कंट्री थी और हम इंडिया यहाँ पे उसकी कॉलोनी थी. तो ये होता है कॉलोनियल रूल कि ब्रिटेन इंडिया की सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज डिसाइड करता था. दूसरा हम देखेंगे इंडियन इकोनॉमी बिफोर कॉलोनियल पीरियड. तो कॉलोनियल पीरियड के वक्त इंडियन इकोनॉमी कैसी थी उसे जानने से पहले इन शॉर्ट हमें ये जानना जरूरी है कि उसके पहले इंडिया कितना खुशहाल था और क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे. तो सबसे पहला है एग्रीकल्चर. लाइवलीहुड अराउंड 85%. समझ में आ रहा है इससे कि एग्रीकल्चर ही लाइवलीहुड था अराउंड 85% पॉपुलेशन का इंडिया में. अभी भी एग्रीकल्चर प्रधान देश है, तो एग्रीकल्चर ही 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थी. उनका लाइवलीहुड उसी से चलता था और आराम से रहते थे, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं थी, खुशी खुशी रहते थे सब, क्योंकि only those crops were grown that were used for self consumption and for village artisans. मतलब वही सारे क्रॉप्स उगाए जाते थे, वही फसल उगाई जाती थी जो उनके सेल्फ कंजम्पशन, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में जो उनको खाने की जरूरतें होती थी, बस उनको पूरा करने के लिए वो क्रॉप्स उगाते थे. वही सारे क्रॉप्स जैसे कि वीट हो गया, पल्स हो गया, यही सब उगाते थे. मतलब धंधा नहीं करते थे एग्रीकल्चर का, बेचते नहीं थे, कमर्शियलाइज नहीं किया गया था एग्रीकल्चर को. जितनी हमारी जरूरत है हम उतना ही उगाएंगे, उसी को खाएंगे, उसी में मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे. प्लस फॉर विलेज आर्टिशंस. विलेज आर्टिशंस का मतलब हुआ कि किसी ने चारपाई बना के दे दिया या फिर किसी ने मुड्डा बना के दे गया किसी को. तो जो बंदे एग्रीकल्चर कर रहे हैं उनके यहाँ कोई आर्टिशन अगर कोई सामान बना के दे जाता था तो पैसे वैसे की बात नहीं थी, भाई तुम मुझे मुड्डा दे जाओ, चारपाई दे जाओ, हम तुम्हें कुछ अनाज दे देंगे. तो थोड़ा अपने लिए उगाते थे और थोड़ा बहुत आर्टिशंस के लिए, तो उतना एक्स्ट्रा तो रहता ही था. खुशी खुशी आराम से सब शांति से रहते थे, पीसफुली, ज्यादा जरूरतें नहीं थी. और फिर फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. हैंडीक्राफ्ट्स में इंडिया माहिर थी, बहुत अच्छी कलाकारी, जरी का काम. और हैंडीक्राफ्ट्स में इंडिया में जो भी काम होता था वो सिर्फ इट वॉज नॉट ओनली फेमस इन इंडिया, इट वॉज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. और हैंडीक्राफ्ट को भी बर्बाद किया इन लोगों ने, वो भी हम आगे पढ़ेंगे किस तरह से. Then extensive trade in Asia and Europe. Enjoy extensive trade in Asia and Europe. तो एशिया तो अपन खुद ही है, यूरोप हमारा पड़ोसी, तो वहां पर अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का जो उनका काम होता था यूरोप और एशिया में उस वक्त चलता था. वहां से इनका ट्रेड होता था, बहुत अच्छा मुनाफा होता था, बहुत अच्छी प्रॉफिट होती थी. तो इसीलिए इंडिपेंडेंट था या सेल्फ रिलायंट और प्रॉस्पेरस था, सब कुछ सही चल रहा था, सुकून से जी रहे थे सब, जरूरतें कम थी. सिंघम में वो डायलॉग है ना कि मेरी जरूरतें कम है इसीलिए मेरे जिगर में दम है. तो बस वही वाली बात थी, सब अच्छा चल रहा था और फिर ये अंग्रेज आ गए सब तबाह करने के लिए. तो वीडियो पॉज करके यू ऑल जॉट इट डाउन
So you can give this as an intro in your answer. तो वीडियो पॉज करके ये लिखो, मैं फिर दूसरा टॉपिक उठाती हूँ। On the eve of independence, ब्रिटेन ने हमारे अलग अलग सेक्टर्स को किस तरह से एक्सप्लॉइट किया, that is segregated into 6 parts. So we will discuss it one by one. The first is agriculture, industrial sector, third is foreign trade, fourth is demographic condition, fifth is occupational structure and sixth is infrastructure. तो ये 6 पार्ट्स में हम ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे और हर टॉपिक में क्या क्या लूप होल्स रहा और क्या क्या उनकी स्ट्रैटेजी रही, कैसे स्ट्रैटेजाइज करके बहुत स्ट्रक्चरली पूरे सेक्टर को बर्बाद किया गया, एक्सप्लॉइट किया गया, वो हम पढ़ेंगे। सो नाउ विल डिस्कस एग्रीकल्चरल सेक्टर। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 85% पॉपुलेशन की लाइवलीहुड इसी पर डिपेंडेंट थी। तो एग्रीकल्चर सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैंड टेन्योर सिस्टम। लैंड टेन्योर सिस्टम बड़ा भारी भरकम शब्द लग रहा है, क्या है ये, पर हम सबको पता है, हम हजारों बार सुन चुके हैं। लैंड टेन्योर सिस्टम और कुछ नहीं, जमींदारी सिस्टम है। और अगर जमींदारी सिस्टम भी नहीं पता है इन केस किसी को, तो लगान मूवी सबने देखी है, अभी समझ आ गया होगा कि जमींदारी सिस्टम, थोड़ा तो गेस कर ही पा रहे होगे कि क्या होता है। तो पहले हम इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसे हम डिटेल में समझेंगे। इन जमींदारी सिस्टम, ओनरशिप राइट ऑफ द लैंड इज ट्रांसफर्ड टू जमींदार्स फ्रॉम फार्मर्स एंड जमींदार्स वर द नॉमिनल हेड ऑफ द लैंड हु कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स। तो इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या बोला कि उन लोगों ने अपनी रेट फिक्स कर दी, जमींदार को ओनरशिप जो है लैंड की वो राइट उनको दे दिया किसान से उठा करके, और गवर्नमेंट ने बोला, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला जमींदार से कि भाई 100 रुपए में 60 रुपए मेरा फिक्स है, 60 रुपए तुम्हें हमको देने हैं, और तुम्हें कितना रेवेन्यू लेना है फार्मर से वो तुम अपना देख लो, तुम्हें जितना लेना है ले लो भाई, तू अपना देख ले उस टाइप से। उन लोगों के लिए कोई रेट फिक्स नहीं किया। तो इसमें जमींदार क्या करने लगे कि वो भी बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करने लगे फार्मर्स को, क्योंकि रेट फिक्स नहीं था। तो इसमें क्या होता था कि फार्मर्स से मान लो उनका रेट फिक्स कर दिया जमींदार ने कि तुम हमें 5,000 दोगे, 5,000 तुम्हें देने हैं हमें हर फसल कटाई के बाद। तो अब फार्मर्स का क्या है, 5,000 का मुनाफा हुआ या नहीं हुआ, 5,000 रुपए उनके पास आए या नहीं आए, बट उन्हें 5,000 देना ही है। तो इसके कारण वो लोन लेते थे जमींदार को देने के लिए। तो इसी के कारण फार्मर्स का लोड हो गया लोन से, और उस टाइम इसीलिए बहुत सारे फार्मर्स भूख से, लोन के प्रेशर से, मतलब इतनी ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई कि खाने के भी लाले पड़ गए थे। तो इस तरह से पहले तो फार्मर्स को बर्बाद किया गया, और एग्रीकल्चर पे भी वो लोग कुछ ध्यान नहीं देते थे, वो भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। प्री कॉलोनियल पीरियड में हमने पढ़ा था कि धंधा नहीं कर रहे थे वो लोग, बेच नहीं रहे थे उसको कमर्शियलाइज नहीं किया गया था क्रॉप को, सिर्फ अपने कंजम्पशन के लिए, पर्सनल यूज के लिए, खाया पिया पचाया टाइप उतना ही बस उन लोग उगाते थे। बट अंग्रेज आकर के उसको कमर्शियलाइज करने लगे कि भाई चलो एग्रीकल्चर ही है और 85% लोग यही कर रहे हैं, तो चलो इसे ही बर्बाद करते हैं और इससे अपना जितना मुनाफा हो सकता है वो निकलवाते हैं। तो क्या किया इन लोगों ने, कमर्शियलाइज कर दिया एग्रीकल्चर को। कैसे? प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स का मतलब ये नहीं है नोटों की खेती करना नहीं होता है कैश क्रॉप का मतलब। कैश क्रॉप का मतलब वो वैसे क्रॉप्स को उगाना, वैसी फसल उगाना जिसे कि इजीली कैश में कन्वर्ट किया जा सके, जैसे कॉटन, जूट, इंडिगो। इंडिगो तो पता होना चाहिए, इंडिगो पता होगा सबको, नील की खेती। अब इंडिगो की खेती से क्या नुकसान होता था वो बताती हूँ आपको। जैसे इंडिगो अगर हम किसी भी लैंड पे अगर उगाते हैं तो वो लैंड इंडिगो के अलावा कुछ भी नहीं हम उगा सकता है, उस पे हम कुछ भी और नहीं उपजा सकते। नील की खेती जिस जमीन पर हो गई उस जमीन पर हमेशा नील की खेती ही हो सकती है। नील की खेती क्या होती है? डाई जो यूज करते हैं ना हम, टेक्सटाइल कंपनीज उसको यूज करती हैं कपड़ों को डाई करने के लिए, कॉटन, पॉलिस्टर्स, तो वो होता है इंडिगो। तो वैसे कैश क्रॉप्स के लिए वो लोग प्रेशराइज करने लगे फार्मर्स को, और फार्मर्स भी आ गए करने के लिए, क्योंकि हाई प्राइसेस फॉर कैश क्रॉप्स। फार्मर्स को वो लोग डबल पैसे देने लगे कि भाई तुम अगर डेली कंजम्पशन का उगाओगे तो तुम्हें तो इतनी लगान देनी पड़ेगी, और तुम कैश क्रॉप उगाओगे तो हम तुम्हें दुगना पैसा देंगे, क्योंकि उनको कमर्शियलाइज करना था वो। उससे उनको फायदा क्या था? तो फार्मर्स भी बेचारे गरीब लालच में आ गए और दुगने पैसे के लिए कैश क्रॉप्स उगाने लगे।
और कैश क्रॉप्स उगवाने का उनका एक्चुअल मकसद क्या था, क्या उनकी स्ट्रैटेजी थी? ब्रिटिशर्स यूज देम एज रॉ मटेरियल्स, मतलब कि कच्चे माल की तरह जो भी कैश क्रॉप्स उगाया जा रहा है हमारे फार्मर्स के द्वारा, उसको उन लोगों को रॉ मटेरियल की तरह यूज करना था, ताकि कच्चा माल उठा के वो ब्रिटेन भेज सके और फिर वहां से फिनिश प्रोडक्ट्स इंडिया भेज सके। वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे ट्रेड पॉलिसी के अंदर। फिर तीसरा है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। जाहिर सी बात है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी होगी, क्योंकि लैक ऑफ इरिगेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसको आप 2 पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, लैक ऑफ इरिगेशन एंड लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें से आप जितने पॉइंट्स बना सको, 3 मैंने लिखे, आप इसमें 5 बना सकते हो, 6 बना सकते हो। तो लैक ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन का क्या मतलब होता है? इरिगेशन का मतलब अगर किसी को भी क्लियर नहीं है तो सीधे सीधे आसान शब्दों में समझो, इरिगेशन का मतलब खेत में पानी देना होता है। खेतों में पानी देना इरिगेशन कहलाता है, ठीक है। तो उस वक्त क्या है, इरिगेशन के लिए कोई पंप्स, मोटर पंप्स, ये सब वो लोग यूज नहीं करते थे, ना फैसिलिटी थी, ना उतने पैसे थे उनके पास, तो वो सिर्फ रेनफॉल पे डिपेंडेंट थे। तो भाई बारिश हुई तो बल्ले बल्ले, नहीं हुई तो फिर रो रहे हैं बैठ के, तो उसके कारण बहुत नुकसान भी होता था अगर बारिश नहीं हुई तो। और टेक्नोलॉजी, वही टेक्नोलॉजी कुछ यूज नहीं करते थे, बैलगाड़ी पे ही चलाएंगे, खुद ही हाथ से खोदेंगे, सारा कुछ खुद ही करेंगे। देन नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, मतलब ना के बराबर फर्टिलाइजर्स यूज करते थे। फर्टिलाइजर्स हम क्यों यूज करते हैं? कि क्रॉप अच्छी हो, तो उसका भी रेशियो होता है, कौन सी क्रॉप में कौन सा फर्टिलाइजर कितना यूज करना है। फर्टिलाइजर्स यूज ही नहीं करते थे, पहला क्योंकि पैसे नहीं थे, दूसरा कि उन्हें विश्वास नहीं था कि फर्टिलाइजर्स से उन्हें लगता था कि हमारे क्रॉप्स और बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि एजुकेटेड नहीं थे फार्मर्स, उनको मतलब पता नहीं होता था, जितनी जानकारी नहीं थी, तो पैसे भी नहीं थे और जानकारी भी नहीं थी, इसलिए फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करते थे। क्रॉप्स अच्छे नहीं होते थे, मतलब एक लैंड में जितनी कैपेसिटी है एक लैंड की क्रॉप उगाने की, उससे उसके आधे का वो लोग क्रॉप उगा पाते थे, तो एक तरीके का लॉस ही हुआ। फिर तीसरा है नो टेरेसिंग एंड फ्लड कंट्रोल, मतलब हम ये क्या पढ़ रहे हैं, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, है ना। मतलब कि लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? पर हेक्टेयर कितनी प्रोडक्टिविटी हो रही है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती थी। तो टेरेसिंग और फ्लड कंट्रोल का भी कोई फैसिलिटी नहीं थी। मतलब टेरेसिंग अब क्या होता है? टेरेस फार्मिंग सुना होगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने। टेरेस फार्मिंग का मतलब हुआ कि हिल्स और माउंटेन्स पे जो फार्मिंग होती है, वो वहां पर एक स्टेप बाय स्टेप वहां पर फार्मिंग होती है, स्टेप्स बना दिए जाते हैं, क्योंकि बारिश के सीजन में जब पानी ऐसे स्लोप करके नीचे जाता है तो उससे सॉइल इरोजन और वाटर वेस्ट बचता है। कैसे? पहले बारिश हुई, पहले स्टेप पे पानी आया, तो वहां का जो सॉइल है वो नीचे के स्टेप पे आ गया, दूसरे स्टेप का जो सॉइल है वो नीचे आ गया, वैसे ही वाटर भी, तो ऐसे वेस्टेज कम होती थी, सॉइल इरोजन से बचते हैं एक्चुअली। तो उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था, हिली और माउंटेनियस एरियाज की बात कर रहे हैं, और फ्लड कंट्रोल जैसा भी कुछ नहीं था, तो इस तरह से प्रोडक्टिविटी बिल्कुल ही खत्म थी। तो कुल मिला के एग्रीकल्चर को किस तरह से बर्बाद किया गया? पहले तो जमींदारी सिस्टम से, जिसमें फार्मर्स बिल्कुल मतलब निल रहते थे, उनको अपने लिए भी कंजम्पशन के लिए क्रॉप्स नहीं बचते थे। फिर उसको कमर्शियलाइज कर दिया कैश क्रॉप्स उगा के, और क्यों किया? ताकि वो कच्चा माल उठा के ले जाएं ब्रिटेन और फिर फिनिश प्रोडक्ट्स बनाकर के इंडिया में बेच सके। और टेक्नोलॉजी खराब थी, इसमें कोई हेल्प नहीं हुई उन लोगों की, ना जमींदार ने हेल्प करी, ना ब्रिटिशर्स ने हेल्प करी, तो मतलब फार्मर्स कहीं के नहीं थे। तो ये एग्रीकल्चर को कुल मिलाकर इस तरह से एक्सप्लॉइट किया गया। तो मैं साइड हो जाती हूँ। यू ऑल जॉट इट डाउन, विल हेल्प यू इन रिविजन।